नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे चुनाव की। जी हां, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। सबसे पहला महाराष्ट्र, जहां 288 विधानसभा सीटें हैं, और दूसरा झारखंड, जहां 81 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। और महाराष्ट्र में सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा 20 नवंबर को, और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। लेकिन केवल यही 2 राज्य नहीं हैं जहां चुनाव होने हैं। 14 और ऐसे राज्य हैं जहां पर 48 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होने हैं, और 2 लोकसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक नांदेड़ महाराष्ट्र में ही है और दूसरी है वायनाड केरला में, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खाली की थी, इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव जीते थे। और विधानसभा उपचुनाव में सबकी नजर कई राज्यों पर रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर। तो और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि क्या राजनीतिक समीकरण है इन चुनाव में और किस तरह की चुनावी लड़ाई, किस तरह का चुनावी समर हमको अगले 1 महीने 1.5 महीने तक देखने को मिल सकता है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया पर एक बार फिर से। मैं शुरुआत झारखंड से करना चाहूंगा। सब लोग पहले महाराष्ट्र की बात करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने बिहार और झारखंड की राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है, और पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में झारखंड की राजनीति में कई बदलाव भी आए हैं। तो अब चुनाव की घोषणा हो गई है, 2 चरणों में मतदान होना है। एक का चरण में, पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए और दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए। आपके नजरिए से किस तरह का राजनीतिक समीकरण इस वक्त झारखंड में है? देखिए, झारखंड सबसे इंटरेस्टिंग केस है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र तो इंटरेस्टिंग हो ही चला है 288 सीटों के साथ। लेकिन छोटी विधानसभा होने के बावजूद झारखंड जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि झारखंड जो है वो एक खनिज संपदा से भरपूर है। वहाँ पैसे हैं, इन सब पे बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। दूसरा, वो बॉर्डर शेयर करता है ओडिशा से और छत्तीसगढ़ से। और हमने देखा कि किस तरीके से अभी बीजेपी ने ओडिशा में कई दशकों बाद सत्ता हासिल की है। तो एक तरीके से बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो झारखंड में भी इस बार सत्ता में आए, और इसके लिए बीजेपी जी जान लगा देगी। और इसी वजह से ये दिलचस्प हो गया है। पिछले 4-5 महीनों का घटनाक्रम देखें वहां पर, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब वहां के मुख्यमंत्री सोरेन हेमंत चले गए थे जेल, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय साथी चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। और जैसा कि होता है कि आप जिसकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं, वही आपको धोखा देता है। अपेक्षाएं उनकी बढ़ी हुई थी, और चंपाई सोरेन ने उनके आने के बाद पद छोड़ने से आनाकानी पहले की, फिर बाद में जोर जबरदस्ती से छोड़ा, और उसके बाद वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। मैं क्यों आंकड़ों के आधार पे आपको बता रहा हूं। जी। 2019 का चुनाव देखना होगा आपको। 2019 के चुनाव में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी लालू प्रसाद वाली, इन तीनों ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा था। बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में थी 2019 में। और 2019 के पहले वहां मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, जिनको लेकर ठीक उसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी जैसे अभी हमने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को देखा था। तो वहां भी उनको लेकर जबरदस्त इनकम्बेंसी थी, और वो स्वयं का भी चुनाव हार गए थे। शायद वहीं से सीख लिया था बीजेपी हाईकमान ने, और यहाँ मनोहर लाल को हटाया और उन्हें केंद्र में ले आया, और उन्हें चुनाव तक नहीं लड़वाया। क्योंकि वहां पर ईस्ट जमशेदपुर सीट से आपके जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, वो अपना स्वयं का चुनाव मुख्यमंत्री रहने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी का बागी था, सरयू राय, उससे उससे वो हार गए। उससे वो चुनाव हार गए थे। तो इससे बीजेपी की बड़ी भद भद पिटी थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आपका चुनाव हार जाता है तो ये अब तो इस आपने 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 बीजेपी की बात की, उसकी रणनीति की बात की। अगर सत्ताधारी गठबंधन की वहां बात करें तो जी उनके क्या हाल हैं? कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का जो गठबंधन है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहुत ही उतार चढ़ाव उस गठबंधन ने देखे हैं।
क्या ये माना जाए कि वो सब पार्टियां एक साथ हैं और उतनी ही मजबूत हैं जितनी 2019 के चुनाव में दिख रही थी? हाँ, इसे 2019 के पैमाने पर ही अभी देखना होगा। देखिए, वहाँ ये एक बात तो स्पष्ट है कि जेएमएम और कांग्रेस साथ जाएगी और आरजेडी भी साथ रहेगा। ऐसी पूरी उम्मीद है। इस वजह से कि 2019 के चुनाव का अगर आंकड़ा देखें, तो 81 में से 30 सीटें जेएमएम को मिली थी। सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 30 सीटों के साथ, और उसका वोट प्रतिशत जो था, वो उसे 19% वोट मिले थे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो बीजेपी थी, और बीजेपी को 25 सीटें ही मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत में बीजेपी को लगभग 34% वोट मिले थे वहां पर। आप देखिए ये आंकड़ा, कहां जेएमएम को मात्र 19% वोट मिले थे, बीजेपी को 34% वोट मिले थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई बार वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद आपकी सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि अगर कुछ सीटों पर जीत का फासला जो है वो जी आपका बड़ा हो। कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, तो यहां पर उनका पूर्ण बहुमत हो जाता था 30 और 16, जी, 46 सीटें, क्योंकि जबकि क्योंकि 81 विधानसभा सीटों की विधानसभा है और 46 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। 41 चाहिए। 41 चाहिए। जी 41 चाहिए, और 46 इनकी सिर्फ कांग्रेस के साथ हो गई थी। आरजेडी का परफॉर्मेंस 2019 में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। आरजेडी कहें बाद में एक विधायक शामिल हो गए थे उसमें इंडिपेंडेंट, लेकिन आरजेडी कोई सीट वैसे जीत नहीं पाई थी। निर्दलीय 2 विधायक सीट जीते थे। निर्दलियों का वोट प्रतिशत लगभग 6.5 के आसपास था। तो आप ये देखिए कि जो 19% जेएमएम का वोट प्रतिशत था और 14% कांग्रेस का वोट शेयर था, इसको अगर मिला लें तो ये 34% आ रहा है, जो कि अकेले बीजेपी का वोट प्रतिशत लेकिन 34%। लेकिन लेकिन अब चंपई सोरेन जेएमएम के हाँ, साथ नहीं है तो कम से कम कुछ फीसदी वोट तो वो जरूर लेकर जाएंगे बीजेपी के पास। बिल्कुल। अब वहां पर आइए अगर, तो चंपाई सोरेन स्वयं एक आदिवासी नेता है, संथाल नेता है, और ये आज से नहीं, ये आप समझिए कि लेट 80 के दशक से और 91 के 90 के विधानसभा चुनाव में, जिस चुनाव में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, ये बिहार विधानसभा में चुनकर आए थे, क्योंकि तब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। और 2 टर्म में ये मंत्री भी रहे हैं, और झारखंड के बड़े नेताओं में से इनकी गिनती होती थी। नंबर 2 के जो सेकंड रन नेता थे। ऑफ कोर्स पहले रन में तो शिबू सोरेन ही थे, हेमंत सोरेन के फादर। लेकिन ये जिस क्षेत्र से आते हैं विशाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कोल्हान का एरिया बोलते हैं वहां पर, और यहाँ पे 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 विधानसभा सीटों में 2019 में 11 सीटों पर जेएमएम की जीत हुई थी, जिसमें से ऑफ कोर्स एक सीट इनकी स्वयं की थी। तो यानी कि यानी कि अगर चंपई सोरेन का जादू कोल्हान में चला तो जेएमएम को भारी झटका लग सकता है। लग सकता है झटका, लेकिन यहां भी एक पेच है। 2 सीटें वहां से कांग्रेस को भी मिली थी, एक सीट इंडिपेंडेंट को मिली थी, तो इस तरीके से 14 का होता है। और जो कोल्हान का एरिया है, अगर आप कभी नक्शे में अपने दर्शकों को दिखा पाए, तो आप देखेंगे कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बना हुआ है। ईस्ट वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, और हम्म। साथ में थोड़ा-सा संथाल का भी एरिया उसमें आ जाता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को ये मिला के बना हुआ है, साउथ की तरफ है, झारखंड में साउथ जी की तरफ है। तो तो अगर इनकी उधर चलती है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो ये एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास वोटों का प्रतिशत तो 2019 में ही था, हाल के दिनों में कुछ बढ़ाएगी बीजेपी, चूँकि सत्ताधारी है, और वो जोड़-तोड़ कर किसी तरीके से चाहेगी कि सीटों की तादाद भी इस बार हम ज़्यादा निकाल लें। जी लेकिन यहाँ पेंच ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चंपाई सोरेन को भी जो वोट मिले थे या जो सीटें मिली थी या जो इनका वहां पे वर्चस्व है, इनको कोल्हान टाइगर भी कहते हैं, मुझे ध्यान आया। हम्म। कोल्हान का टाइगर भी इन्हें कहते हैं। तो ये इस वजह से, क्योंकि ये जेएमएम के साथ थे, और झारखंड में जेएमएम के जो नेता हैं शिबू सोरेन, यानी हेमंत सोरेन के फादर, जो अब बहुत एक्टिव नहीं है अपनी एज की वजह से, उन्हें लोग एक तरीके से भगवान की तरह ही पूजते हैं। और हम सब जानते हैं कि आदिवासी में
लोगों की पूजा भी भगवान की तरह होती है। जैसे बिरसा मुंडा की भी आप देखिए, साक्षात वो भगवान है, लोग उनकी पूजा करते हैं। कहने का मतलब कि शिबू सोरेन का वो स्टेटस तो नहीं है, मैं वो तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बड़ी पूछ है, बहुत ही इज्जत है, एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल नेता है। और लोगों का कहना है कि उनकी वजह से, उनकी पार्टी में होने की वजह से चंपाई को वोट मिले या उनका वहां पर वर्चस्व हुआ। तो लेकिन अब चूंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और हम्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना ही हुई थी एक खास पर्पस के लिए, जो झारखंड को मुक्त कराए और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे। अब जी जब उससे अलग हो गए हैं और चुनाव से पहले शिबू सोरेन ने अगर लोगों से अपील कर दी व्यक्तिगत तौर पर, तो फिर इनको वोट नहीं मिलेगा, वहां तो, बीजेपी को खानी पड़ तो सकती है। यानी यानी कि ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, खासतौर पे कोल्हान के इलाके में सबकी नजरें वहां रहेंगी जब झारखंड का चुनाव हो रहा होगा कि क्या चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को वो पुश दे पाते हैं इस चुनाव में जिसकी उसे सख्त जरूरत है सत्ता में वापस आने के लिए। महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं हर्ष जी। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक दंगल है उसमें पिछले कई वर्षों से मल्ल युद्ध हो रहा है और कई पहलवान उस अखाड़े में एक कोने से दूसरे कोने में जाते आते रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना आम जनता के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन किधर से चुनाव लड़ रहा है, खासतौर पे जब चुनाव का समय आता है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने एक विधायक के खिलाफ एक्शन लिया है क्योंकि वो एनसीपी जो है जिसका नेतृत्व अब अजीत पवार कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, उसके साथ चले गए थे। खैर ये एक आप बात है, लेकिन आपके लिहाज से महाराष्ट्र का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, नंबर एक। और नंबर दो, जो घालमेल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रखा है, क्या उससे कुछ की क्लियर पिक्चर उभर कर नजर आएगी अब इस चुनाव के बाद, या फिर इसी तरह अब तीन चार दल इस तरफ और तीन चार दल उस तरफ जो है, बड़े जो दल हैं उनके आधे आधे हिस्से हमको देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र पर मैं बात करता हूँ, उसके पहले एक झारखंड पे चूँकि हम लोग बात कर रहे थे, एक पॉइंट छूट गया था, वो बताएँ। आपने पूछा भी था, मेरे से मिस हो गया कि वो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन तो रहेगा, इस बार भी रहेगा। और जो सीटों के बँटवारे को लेकर है, मुझे उम्मीद है कि उसमें भी वो एक नतीजे पर पहुँचेंगे आपसी सहयोग से, आपसी सहमति से। एंड हरियाणा विल नॉट बी रिपीटेड देयर क्योंकि जेएमएम बड़ी पार्टी है, वहाँ बिग पार्टी है। 49 सीटें चाह रही है और बाकी 32 सीटों में वो कांग्रेस को भी देना चाह रही है, आरजेडी को भी देना चाह रही है। तो 32 सीटों में ज़ाहिर-सी बात है, 16 सीटों पर तो कांग्रेस जीती थी, आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था। तो मुझे जी उम्मीद है कि उस 32 में से कम 25-26 सीटें तो कांग्रेस अपने में लेना चाहेगी। लिमिटेड सीट आरजेडी को देगी, तो ये एक झारखंड में देखने वाली बात होगी कि वो, चलिए इस पर लेकिन नजर 49-50 सीट जेएमएम अपने लिए चाहती है। जी। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत इंटरेस्टिंग है और महाराष्ट्र की जो जीत या हार की गूंज है, उसे बहुत दूर तक जाना है। और महाराष्ट्र की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स हो गई है। और जैसा कि हमने अभी लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार देखा था कि वहां लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ है, कौन कहाँ गया, कैसे गया। महायुति एक गठबंधन है जो महायुक्ति से बनाई गई है। और दोनों दोनों जो बड़े गठबंधन है, शिवसेना, एनसीपी और आपका जो इनकी पार्टी है कांग्रेस, वो एक तरफ तो है ही, लेकिन दोनों पार्टियों जिसको में दो जिसको फाड़ हो गई। महाविकास महाविकास अघाड़ी कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका ज्यादा विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और देखिए, शिवसेना दोनों तरफ है और एनसीपी भी दोनों तरफ है। तो ये जो खेल हुआ है, इसका वहां बहुत असर पड़ेगा महायुति और महाविकास अघाड़ी का। और नाम भी बड़ा मिलता जुलता है दोनों दोनों का। लेकिन खास बात आप देखिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अजीत पवार का आना, एनसीपी का टूटना और लोकसभा चुनाव में इनका बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहना, और खास तौर पर अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है, एक तरीके से लोग उसे इलीगल सरकार भी कहते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का चूंकि फैसला नहीं आ पा रहा है, इस वजह से वो सरकार चल रही है। फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो हैं, उनका बने रहना वहां पर कितना लीगैलिटीज में बंधा हुआ है, ये सब सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामले चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए, सही बात यह है कि क्या अजीत पवार जो हैं वो रहते हैं
इस गुट के साथ, या वापस शरद पवार के साथ फिर आते हैं, या अपना इंडिपेंडेंस रखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने जिस उद्देश्य से उनको अपने साथ बुलाया था, जिस लोभ में वो आए थे, मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं डेंट हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो रीसेंट डेवलपमेंट है, उनकी पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है। बाबा सिद्दीकी की, एक जी। जाने-माने बांद्रा वेस्ट के नेता थे, विधायक थे, सम्मानित चेहरे थे, पब्लिक के बीच इमेज उनकी अच्छी थी, उस तरीके के कट्टरपंथी नहीं थे। अब इसमें भी देखना होगा कि वो सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें उन मारने वालों की तारीफ भी हो रही है एक तरीके से, उसे हिंदुत्व से और अ, अल्पसंख्यक से उसे जोड़ा गया है। अगर आप सोशल मीडिया में देखें, तो तमाम दावे-प्रतिदावे इस तरीके से चल रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या का अब एक बड़ा रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि अभी हुआ है, और आप देखिए कि अगले 35-40 दिनों में ही वहाँ का चुनाव हो जाना है। आज है 15 तारीख जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी। और 20 20 नवंबर को चुनाव होगा। नवंबर को वहाँ चुनाव है। तो कुल मिला के 35 दिन का ही वक़्त बचा है। 35 दिन किसी घटना को भूलने के लिए बड़ा कम समय होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के बयानों को सुने, तो उन्होंने, ये बात ठीक है कि उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को के अगेंस्ट वो हैं, बीजेपी है, उनके खिलाफ लड़ रही है। लेकिन उन्होंने अपने बयान में, याद करिए, ये भी कहा था कि जो बाला साहब ठाकरे थे, वो उनके बड़े प्रिय थे, बड़े आदरणीय थे, और ये इनके बेटे हैं, इनको जब भी ज़रूरत होगी मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा। तो ये कहीं न कहीं से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाता है, और बीजेपी की पुरानी सहयोगी दल रही है शिवसेना। सबसे सबसे पुराना सहयोगी दल है। सबसे पुराना सहयोगी दल रहा है, दोनों के एजेंडे एक थे, हिंदुत्व के खंभे पे दोनों पार्टियाँ एक तरीके से चल रही थीं। लेकिन वक़्त सवाल का तकाज़ा था। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे उनके साथ जो विश्वासघात उनकी पार्टी में हुआ, क्या वो उसे भूल पाएँगे? और उसको भूल पाएँगे तो उसको कैसे आगे बढ़ाकर चलेंगे? शरद पवार की जो पार्टी है, उनका जो नेतृत्व है उसके साथ, और खास तौर पे कांग्रेस का जो राज्य में नेतृत्व है, उसके साथ किस तरह का तालमेल उद्धव ठाकरे बना पाएँगे लॉन्ग टर्म में? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अजीत पवार तो एक एक्स फैक्टर जो महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जा सकता है, वो हैं, अभी तक बने हुए हैं। इस चुनाव में तय होगा कि क्या वो आगे भी महाराष्ट्र की जो चुनावी राजनीति है, उसमें एक्स फैक्टर बने रहेंगे। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं, महाराष्ट्र पे विस्तृत चर्चा बाद में भी करेंगे, क्योंकि इसके कई सारे पहलू हैं और कई बड़े पहलू हैं। 35 दिन है अपने पास, तो कई मौके मिलेंगे हमको। लेकिन केवल यही दो राज्य नहीं है हर्ष जी। आज चुनाव आयोग ने 14 और राज्यों में 48 विधानसभा सीटों के लिए और 2 लोकसभा सीटों के लिए का भी ऐलान किया। उन 2 में से एक तो महाराष्ट्र में ही है, नांदेड़। तो नांदेड़। 2 मेरे सवाल हैं, सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये कि ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं 14 अलग-अलग राज्यों में, उनमें सबकी नजर रहेगी उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर, जो उपचुनाव होंगे। और दूसरी नजर रहेगी केरल की जो वायनाड लोकसभा सीट है, उस पर जो उपचुनाव होगा, कि वहां से कांग्रेस किसको उम्मीदवार खड़ा करती है, और खड़ा करती है तो क्या उसे सीपीएम का जो वाम मोर्चा है उसका समर्थन मिलता है, आज के राजनीतिक समीकरण में नहीं मिलता है तो क्या उनका उम्मीदवार जीतेगा। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये 9 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है। सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला इससे, लेकिन राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, 9 पर हो रहा है। अयोध्या का की जो मिल्कीपुर सीट है, वो उसपे अभी एक मामला लंबित है कोर्ट में, इस वजह से वहाँ चुनाव आयोग ने नहीं घोषित की है। उत्तर प्रदेश की ये 9 विधानसभा जिसमें चुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी ने 6 पर अपने उम्मीदवार पहले से ही घोषित करके एक संदेश दे दिया है। अब कांग्रेस को हो सकता है कि उसमें 1 या 2 सीट और उसमें मिल जाए, क्योंकि ये एक तो इंडिया गठबंधन का ये चल रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल है वो ये है कि ये 9 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों की हार या जीत होगी, वो एक बहुत बड़ा संदेश देगी कि बीजेपी जीतती है या हारती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उसके बाद दबाव भी पड़ा था उन्हीं के उप मुख्यमंत्रियों द्वारा और हाईकमान से अघोषित तौर पर या सटल तरीके से कि वो पद छोड़े। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ
पूरी जी जान इस बार लगा देंगे और पहले से ही उम्मीदवारों का चयन भी मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार उन्हीं के कहने पर ही होगा, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में उनके कहने पर नहीं हुआ था। तो एक तो ये पैराडाइम शिफ्ट आप इसको समझ लें कि पूरा का पूरा दारोमदार जो है इन 9 सीटों पर उपचुनाव का, वो योगी के हाथ में ही होगा। इधर चूंकि जीत के घोड़े पर सवार है समाजवादी पार्टी, इस वजह से वो भी उसको भुनाना चाहेगी, जनता उसे भी देखेगी कि क्या हो रहा है। दक्षिण की तरफ चलें और वायनाड की बात करें। वायनाड में तो कांग्रेस ने देखिए अनाउंस कर दिया है कि वहां से प्रियंका गांधी ही होंगी। प्रियंका वाड्रा चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ेंगी। और ये भी मत भूलिए कि केरल में बिस्मिल्लाह हो चुका है, खाता खुल चुका है बीजेपी का पहली बार। तो एक लोकसभा का कैंडिडेट वहां चुन के आ गए हैं। तो बीजेपी चाहेगी कि वहां हम दूसरा कैंडिडेट खड़ा करें और दूसरे को लोकसभा में भेजें, इसलिए बीजेपी का भी पूरा जोर होगा। ऐसे में सीपीएम की भूमिका जो है वो बहुत अहम हो जाती है कि क्या वहां भी वो हरियाणा की तरह कांग्रेस का वोट काट देती है या फिर कांग्रेस के सपोर्ट कर देती है। मेरा मानना है कि वायनाड में राहुल गांधी लगातार 2 बार जीते हैं। वहां की जनसंख्या, वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें क्रिश्चियंस भी काफी सारे हैं, मुसलमान भी काफी सारे हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए एक जीत वहां थोड़ी सी आसान जरूर है। लेकिन वोट कटने की स्थिति में कब ऊंट किस करवट बैठे, जो जनता रूपी वोटर रूपी ऊंट होता है, ये कह जी नहीं सकते। इसलिए वहां भी गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है। जी, तो मतलब सबकी नजर वहां रहेगी और हम इन सब चुनावी गतिविधियों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हर्ष जी, और आपके पास दोबारा जरूर आएंगे झारखंड पर बात करने के लिए, उत्तर प्रदेश पर बात करने के लिए, महाराष्ट्र पे बात करने के लिए और वायनाड पे बात करने के लिए। यानी कि अगले लगभग 1.5 महीने तक एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म रहने वाला है। चुनाव चाहे बेशक से 2 बड़े राज्यों में पूरे विधानसभा के हो रहे हों और बाकी राज्यों में कुछ कुछ विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन देश भर का राजनीतिक माहौल गरमाया रहेगा अगले लगभग 1-1.5 महीने तक। और ये जो चुनावी गतिविधियां हैं ये हम सबको आकर्षित करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बात महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की, और 14 राज्यों में 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी। इन चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी और उससे जुड़ा विश्लेषण हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए मैगजीन इंडिया और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।